हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। यानी हमने बहुत अलग अलग तरह की वस्तुएं देखी हैं, अलग अलग तरह की चीजें देखी हैं जो कि आकार में अलग होती हैं, आकृति में अलग होती हैं और उनकी बनावट भी अलग अलग होती है। इस पूरे संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसी चीज जिससे कोई वस्तु बनी हुई है उसको पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं शिशु, यहाँ तक कि पानी की बूंदें या रेत के कण, ये सभी किसी न किसी पदार्थ के उदाहरण हैं। यानी ये सभी के सभी पदार्थ से बने हुए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुओं का अपना द्रव्यमान होता है तथा ये कुछ वस्तुएं स्थान घेरती हैं। यानी ये वस्तुएं कुछ जगह घेरती हैं और इनका कुछ भार होता है, यानी ये थोड़ी भारी होती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। बहुत पुराने टाइम से ही मनुष्य जो है वो अपने आसपास की चीजों को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 अलग अलग वर्गों में बांटा जिसको पंच तत्व कहा गया है। तो पंच तत्व यानी 5 तत्वों से मिलकर बनने वाली चीज। ये पंच तत्व कौन कौन से थे? ये वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सारे के सारे आपके कुल 5 तत्व थे और उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही सभी वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। सजीव यानी जिनमें जान होती है, निर्जीव यानी जिनमें जान नहीं होती, जो हिलडुल नहीं सकते, उनको निर्जीव वस्तुएं बोला जाता है। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था, यानी उन्होंने 5 भागों में बांटा था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पंच तत्वों में पहले के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को बांटा था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। भौतिक गुणधर्म होते हैं वो देखने में कैसा है, भारी है, हल्का है, चमकीला है या नहीं है, ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसा है, इसको भौतिक गुण बोला जाता है। जबकि रासायनिक गुणों में वो किस पदार्थ के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करता है उसको रासायनिक गुणों के अंदर रखा जाता है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। यानी हम पता लगाएंगे कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, यानी जो रासायनिक प्रकृति है पदार्थ की वो हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट इसका आता है पदार्थ का भौतिक रूप क्या है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये पहला आपका गुण इसे कह सकते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं थी, यानी 2 थ्योरीज थी, 2 तरीके से समझा जाता था। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है, यानी लगातार होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। रेत की तरह बहुत छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ में। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि यह सतत है अथवा कणों से मिलकर बना है। तो एक 100 ml बीकर आपने लिया और इस बीकर को आप पानी से आधा भर लीजिए और जल के स्तर को निशान लगा लीजिए। दिए गए नमक या शक्कर, चीनी या नमक को आपको उसके अंदर कांच की छड़ की सहायता से घोलना है आपको और जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान से देखिए। आपको देखना है कि जो आपने निशान लगाया था उस निशान से जल ऊपर गया या नहीं गया। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ और ये कहाँ गायब हो गए। जब आप पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो वो नमक और चीनी पानी के अंदर घुल जाती है पर पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। तो क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं जी, जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें यह विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उपरोक्त क्रियाकलाप, यानी ये जो क्रियाकलाप हमने किया है इसमें चम्मच में रखी गई नमक या चीनी पूरे पानी में घुल जाती है। और जैसा कि आपको चित्र 1.1 में दिखाया गया है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में पानी के अणु हैं ये छोटे छोटे, और जब इसमें नमक मिलाया जाता है तो पानी के अणु तो वैसे ही रहते हैं और इन पानी के अणुओं में जो बीच में छोटी छोटी जगहें होती हैं उस जगह में नमक जो है वो इकट्ठा हो जाता है, नमक अपनी जगह ले लेता है। दूसरा गुण है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं।
तो इसके लिए हमें जो क्रियाकलाप करना है वो ये है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लीजिए। आपको पानी में घोलना है उसको। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल लीजिए और 90 ml जल में मिला दीजिए। आपको क्या करना है, जो घोल आपने बनाया उसका रंग कुछ ऐसा हो जाएगा और इसमें से आपको 10 ml निकालना है और अगले 90 ml पानी में मिला देना है। तो पानी का रंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर आपको इसका 10 ml लेना है और अगले पानी के 90 ml के नमूने में मिलाना है। फिर पानी का रंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर इसका आपको 10 ml लेना है और अगले शुद्ध 90 ml पानी में मिलाना है, तो उसका कलर आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है, यानी रंग आ जाता है उसके अंदर। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी जो नीला थोथा होता है उसको के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें और विभाजित होते रहते हैं, ये छोटे छोटे कणों में और विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक स्थिति ऐसी आती है जब इन कणों को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और लगातार जब आप उसको तनुकृत यानी उसमें पानी मिलाते रहेंगे तो आपको उसकी महक जो है वो आखिरी वाले नमूने में भी आएगी। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और यह इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला भाग है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। यह भी हमने इस उदाहरण से पढ़ा था, जब आप नमक और पानी का घोल बनाते हैं और पानी के स्तर को नापते हैं। नमक घोलने के बाद भी पानी का स्तर उतना ही रहता है, क्योंकि पदार्थ के कण या पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह में नमक के कण जो है वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का जल स्तर जो है वो नहीं बढ़ता। तो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शक्कर, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, यानी एक जैसे हर जगह पर मिल गए। इसी प्रकार जब हम चाय या कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो भी ये कण एक दूसरे के साथ परस्पर रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी भर जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त मात्रा होती है, पर्याप्त खाली जगह होती है जिसमें दूसरे पदार्थ के कण आसानी से आ सकते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी लगातार चलते रहते हैं, लगातार गति में रहते हैं। तो क्रियाकलाप है अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। आपने बुझी हुई अगरबत्ती यानी जो ना जलाई हो अगरबत्ती, ऐसी अगरबत्ती आपको रखनी है और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसकी सुगंध आएगी या उसकी स्मेल आएगी। अब अगर अगरबत्ती को आप जला दें तो यह स्मेल जो है वो दूर से भी आपको आ जाती है। कितनी भी दूर आप बैठे हो तो आपको अगरबत्ती की, जलती हुई अगरबत्ती की स्मेल या खुशबू आ सकती है। जल से भरे हुए 2 गिलास और 2 बीकर लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही को डाल दीजिए और दूसरे में शहद डाल दीजिए। अब जब आप जल से भरा हुआ बीकर लेंगे और उसमें स्याही डालेंगे तो जैसे ही आप स्याही डालेंगे वो धीरे धीरे करके पूरे बीकर में फैल जाएगी, जबकि शहद आप जिस बीकर में डालते हैं वो बहुत धीरे फैलता है और वो ज्यादा तेजी से गति नहीं करता। उसके कण जो है वो बहुत धीरे पानी में फैलते हैं या मिलते हैं। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, वो मिल जाती है। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, वो नहीं मिलता है। स्याही का रंग पूरे पानी में एक समान रूप से फैलने में कितने घंटे लगते हैं? टाइम लगेगा। आप उसको रख के छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के अंदर वो पूरी स्याही जो है वो पानी में मिल जाएगी। अगला क्रियाकलाप है 1 गिलास पानी गर्म करना है और दूसरे में आपको ठंडा पानी लेना है। कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल उसके अंदर डालना है और उसको बिना हिलाए रखना है। आपको क्रिस्टल को सतह पर बैठने दीजिए, वो सतह पर नीचे बैठ जाएगा। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में आपको क्या पता चलता है? जब आप ठोस क्रिस्टल के जस्ट ऊपर देखेंगे तो जो क्रिस्टल के भाग हैं, क्रिस्टल के जो छोटे छोटे कण हैं वो उससे निकलते हुए दिखाई देंगे। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? बिल्कुल बदलती है। जब आप तापमान बढ़ा देते हैं तो कणों की गति बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई गति की वजह से कण जो है वो बहुत तेजी से पानी में
मिलना प्रारंभ कर देते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी किसी पदार्थ की या किसी कण की, किसी वस्तु की गति के अनुसार उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो गए, यानी वो अपने आप ही मिल गए। जैसे आपने स्याही पानी के अंदर डाली तो वो पानी में अपने आप ही घुल गई। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। वो कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जो खाली जगह है उसमें रह जाते हैं, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। इसके कारण यह स्वतः मिलने की प्रक्रिया होती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो ये आप विसरण की परिभाषा को याद कर सकते हैं कि दो पदार्थों का स्वतः मिलना, उसके कणों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका उत्तर हम पहले ही देख चुके हैं कि गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण विसरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है या विसरण की गति बढ़ जाती है। अगला भाग पढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्रियाकलाप 1.6 आपने देखा। इस खेल में एक मैदान में खेले गए, यह खेल एक मैदान में खेला गया है। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। ऐसे पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लेगा। दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ से पकड़ेगा और पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएगा। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बनाएगा। और अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करेगा। किस समूह को तोड़ना आसान है? तो उस समूह को तोड़ना आसान है जिसने केवल उंगली के सिरों को छूकर श्रृंखला बनाई है। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों के एक दूसरे के बीच में अधिक बल से पकड़ा है? तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें ईद मिश्मी नर्तकों की तरह हमने श्रृंखला बनाई है, तो ये प्रक्रिया में सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। क्रियाकलाप 1.7 एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लीजिए। इन पर हथौड़े से पीटिए या काटकर या खींचकर इन्हें भंगुर यानी तोड़ने का प्रयास कीजिए। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं? तो जो लोहे की कील है उसके कण जो है वो अधिक बल से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। चौक का टुकड़ा टूट जाएगा बट उसमें जो बल है वो लोहे से अधिक होगा। और रबड़ के टुकड़े को आप खींचकर आसानी से तोड़ सकते हैं या उसे बिखेर सकते हैं। तो ये था पहला भाग हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9वीं का। तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने जो विद्यार्थी हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलेंगे इस अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।